नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आज ईडी के सामने पेश होंगी के कविता और बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उनसे पूछताछ होगी। पहले भी करीब 9 घंटे तक उनसे पूछताछ चली थी। और आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। फिलहाल 24 मार्च को कविता की याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। उधर तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस के बीच पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज फिर ईडी के समक्ष पेश हुई। इससे पहले बीते शनिवार को ईडी ने कविता से पूछताछ की थी। तब ईडी ने कहा था कि करीब 9 घंटे तक चली इस पूछताछ के दौरान कविता ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब देने से कतराती रही। पूछताछ का सिलसिला सुबह 11 बजे करीब शुरू हुआ। तो रात करीब 8 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। ईडी अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 16 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो आज देखा जाएगा कि किस तरह की तस्वीरें रहती हैं, क्योंकि जो पिछली बार पूछताछ हुई उस दौरान के कविता सवालों से बचती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से कोई संतुष्टि नहीं मिली है सवालों के जवाब को लेकर। तो आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। और वहीं तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस बीजेपी नजर आ रहा है। पोस्टर वॉर छिड़ गया है। तो आज ईडी के सामने एक बार फिर से पेश होंगी के कविता। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उनसे पूछताछ होगी। ममता चतुर्वेदी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई अधिक जानकारी के लिए। ममता, आपसे हम जानकारी लेंगे पिछली बार की पूछताछ के बारे में। अगर जाने तो के कविता सवालों से बचती नजर आई, ऐसे ईडी के अधिकारियों का कहना। आज फिर से पूछताछ होगी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कोमल, देखिए 11 बजे का वक्त है जब एक बार फिर से के कविता प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। उससे पहले वो मीडिया को संबोधित करेंगी, क्योंकि देखा जाए तो पिछली बार 11 तारीख को जब वो ईडी के सामने पेश हुई थी तो ईडी का ऐसा आरोप है कि कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देने से कतराती हुई नजर आई के कविता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी। और यही वजह है कि एक बार फिर से आज जो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से के कविता को तलब किया गया है पूछताछ में शामिल होने के लिए, क्योंकि आबकारी शराब नीति को लेकर दिल्ली में जो घोटाला हुआ था उसके तार कहीं ना कहीं तेलंगाना तक पहुंचे हैं। और जिस व्यक्ति को इससे पहले ईडी गिरफ्तार कर चुकी है उसी के दिशा निर्देश पर कहा जा सकता है, उसी के बताने पर ईडी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के पास पूछताछ के लिए पहुंची है। और आज एक बार फिर से के कविता ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी। हालांकि उससे पहले के कविता मीडिया को भी संबोधित करेंगी और अपना पक्ष भी रखने का प्रयास करेंगी। ममता, अगर हम जानने की कोशिश करें कि पहले जो सवाल पूछे गए थे, क्या किसी तरीके की कोई सवालों की लिस्ट सामने आई? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुख्य मुख्य सवाल तैयार किए जाते हैं, क्योंकि मामला काफी ज्यादा गर्मा भी गया है। और आज जब फिर से ये पूछताछ होगी, और वहीं अगर हम जमानत याचिका को लेकर बात करें उसकी भी जानकारी लेंगे। देखिए, इससे पहले के कविता की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, अंतरिम जमानत की मांग के कविता की तरफ से किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया था। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत जरूर दी थी कि उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया था, जिस पर सुनवाई 24 मार्च को होनी है। यानी कि फिलहाल किसी भी प्रकार की राहत कोर्ट की तरफ से के कविता को नहीं मिला है। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और 24 तारीख को के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर ईडी के सवालों की बात करें तो जाहिर तौर पर अरुण पिल्लई नाम के व्यक्ति को इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार कर चुकी है। और ऐसा कहा जाता है कि उसी के जरिए के कविता ने शराब नीति को लेकर डील की थी और उसी के निशानदेही पर कहा जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय के कविता से पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः प्रवर्तन निदेशालय अरुण पिल्लई के साथ कन्फ्रंट करा सकती है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवा सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सारा पैसा जो दिया गया था वो के कविता का था। और आरोप ये है कि जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला था वो गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था और वहीं पर वो पैसा मिला था, लेकिन वो पैसा के कविता का था। तो जाहिर तौर पर सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय कभी भी के कविता को अरुण पिल्लई के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकता है, कन्फ्रंट करवा सकता है कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि यही आरोप है के कविता पर। तो अब देखना यही होगा कि इन तमाम सवालों के जवाब, जिसका पहले से ही ईडी कहती रही है कि के कविता जवाब देने से बच रही है, आज एक बार फिर से उनकी पेशी है। 11 बजे ईडी दफ्तर उनको पहुंचना है, उससे पहले वो मीडिया को भी संबोधित करेंगी। तो देखना होगा कि आखिरकार के कविता कैसी क्या है, क्योंकि देखा जाए तो कई आरोप उनके ऊपर लगे।
चलिए, और अगर हम समर्थकों की बात करें, क्योंकि समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे, और अभी भी अगर हम बात करें तो सुरक्षा के इंतजामों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कोमल, जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है उस मुद्दे पर तो सभी विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं इस मामले से ग्रसित हैं। ईडी सीबीआई की जांच हर किसी पार्टी के नेताओं के प्रमुख के घरों पर हो रहा है, तो इस मामले को लेकर तो सभी एकजुट हैं। जहां तक सवाल है समर्थकों का, तो जाहिर तौर पर पिछली बार जब के कविता की पेशी हुई थी तो भारी संख्या में समर्थक उनके आवाज पर उनके साथ ईडी दफ्तर तक पहुंचे थे, और कुछ वैसा ही आलम आज भी देखने को मिलेगा। चलिए ममता, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम। और सरकार और विपक्ष में गतिरोध लगातार बरकरार है। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी को विशेष अधिकार समिति बुला सकती है। वहीं विपक्षी दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति से मिलने के लिए मीटिंग करेंगी और मीटिंग में चर्चा करेंगी। आज बजट सत्र में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। संसद में पिछले 3 दिनों से हंगामा लगातार देखा जा रहा है और दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को लेकर बात की जाए तो दोनों को आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी और कांग्रेस में सदन के बाहर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर अडानी मुद्दों को लेकर हमला कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी मंगवाने को लेकर लगातार अड़ी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस साफ नजर आ रहा है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था आज 11 बजे तक के लिए, लेकिन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी साफ बाहर भी नजर आया है। ममता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बनी है। ममता, आज सदन की फिर से कार्रवाई, अगर हम पिछले दिनों की कार्रवाई को देखें तो काफी हंगामेदार रही है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, अपडेट लेंगे। बिल्कुल, लगातार जब से संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ है तब से हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। 3 दिन तक तो ऐसा ही हुआ और आज एक बार फिर से कुछ वैसी ही स्थिति हो सकता है देखने को मिले संसद के दोनों ही सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष अडानी मामले पर चर्चा, जेपीसी जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का ये भी कहना है कि लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इस मसले को लेकर संसद के अंदर चर्चा करे, लेकिन सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि जो मुद्दे हैं उस पर विपक्ष भाग रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मसले नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, जनहित से जुड़े हुए मामले नहीं है, और यही वजह है कि विपक्ष लगातार हंगामा करके सदन छोड़कर भाग रहा है। इसके अलावा बीजेपी का ये भी कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है, बयान दिया है, उसको लेकर राहुल गांधी माफी मांगे। क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे को लेकर चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम है। और इसको लेकर कल स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज एक बार फिर से 9:30 बजे का वक्त है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि संसद में जो हंगामा बरकरार है उसी से संबंधित किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही सत्र चल पाएगा। यानी कि ना तो विपक्ष झुकने को तैयार है और ना ही सत्ता पक्ष, और यही वजह है कि गतिरोध लगातार बना हुआ है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्षी दलों की बात करें तो राष्ट्रपति से मुलाकात की मोहलत भी मांगी गई है। वक्त मिलेगा तो मुलाकात करने जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से सदन में कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं कोमल, जो स्थितियां हैं पिछले 3 दिनों से बनी हुई है, आज चौथा दिन है संसद के बजट सत्र का, तो ऐसे में लगता है कि स्थिति वैसे ही बरकरार रहेगी। हंगामा आज भी होगा। 10 बजे एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और आज संसद में क्या कुछ करने वाले हैं उसको लेकर बड़ी रणनीति बनाएंगे। तो कहा जा सकता है कि ना बीजेपी सरकार झुक रही है और ना ही विपक्ष। ऐसे में गतिरोध का सिलसिला जो है अभी और भी बना रहने वाला है। ममता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी पार्टियां मिलने जा रही हैं और मीटिंग में चर्चा करेंगी। अगर हम बात करें कौन कौन से मुद्दे रह सकते हैं चर्चा के लिए, क्योंकि मीटिंग ये पार्टियां करने जा रही हैं, जाहिर सी बात है बड़े ही मुद्दे रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 4 दिनों से संसद के अंदर जो हो रहा है उसी से संबंधित जो शिकायत है विपक्षी दलों की, उसी को लेकर वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और राष्ट्रपति से मिलेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। विपक्ष का ये आरोप है कि जब
विपक्षी दल के नेता बोलते हैं तो इसको स्पंज कर दिया जाता है संसद में। उनकी आवाज लगातार दबाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र बचाने की गुहार लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विपक्षी दलों के नेता जाएंगे और उनको बताएंगे कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सरकार किस तरीके से लगातार विपक्षी दलों की बातों को इग्नोर कर रही है, उनको सुन नहीं रही है। यही वो तमाम शिकायत है जिसको लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और साथ ही जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका शिकार न केवल कांग्रेस बल्कि बीआरएस पार्टी के तमाम नेता और इसके अलावा आरजेडी हो, सभी पार्टियों के नेता कहीं ना कहीं इसके शिकार हैं, आम आदमी पार्टी सभी। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है। चलिए ममता, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं तेजस्वी यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। बता दें, सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी। जांच एजेंसी पर गैरकानूनी ढंग से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूछताछ के लिए समन भेजा था। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं इस वक्त की। तो तेजस्वी यादव की याचिका पे हाईकोर्ट में सुनवाई है आज। और अगर हम बात करें समन को लेकर, तो सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है। जांच एजेंसी पर गैर कानूनी ढंग से कार्रवाई करने का उन्होंने आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था और फिलहाल आज ये सुनवाई होगी। तो देखा जाए, आज का दिन काफी अहमियत रखता है। सीबीआई के समन को लेकर तेजस्वी यादव की चुनौती सामने आई है। जांच एजेंसी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि गैर कानूनी ढंग से कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी और आरोप लगाया कि जांच एजेंसी गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई कर रही है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की तरफ से देश में भारत विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के आश्वासन के कुछ दिनों बाद ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास को खालिस्तान समर्थकों ने बंद करने के लिए मजबूर किया। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिस्बेन के टारिंगा उपनगर में स्वान रोड पर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में अभद्र नारेबाजी की गई और हिंदुओं को सर्वोच्चतावादी लिखे पोस्टर लहराए। और वहीं क्वींसलैंड पुलिस ने कहा कि ये एक अनिधिकृत भीड़ थी। और हिंदू मानवाधिकार के निदेशक सारा एल गेट्स ने द ऑस्ट्रेलिया टुडे को बताया कि सिख फॉर जस्टिस ने अपने प्रचार के साथ उन्हें निशाना बनाने के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण आज भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए मजबूर किया है। और गेट्स ने कहा कि वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है। बता दें कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी संगठनों द्वारा की गई गड़बड़ी पर चर्चा की और इसमें अल्बनीज ने शांति बरतने के सभी उपाय करने का आश्वासन दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर कब कब हमला हुआ। 18 जनवरी शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। 23 जनवरी इस्कॉन मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। 18 फरवरी गायत्री मंदिर, काली मंदिर को शिवरात्रि पर धमकी भरे फोन आए। 3 मार्च लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक शब्द लिखे। 12 जनवरी स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। तो ये वो तारीखें हैं जब जब हिंदू मंदिरों पर हमला करने की या तो धमकी दी गई या हमला किया गया या भारत विरोधी नारे लिखे गए। कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं।
हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। और वहीं न्यूजीलैंड में शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी। बता दें, भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है, जिसके बाद ये झटके महसूस किए गए। केरमादेक द्वीप समूह में 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया था। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो तीव्रता 7.1 मापी गई है, जिसके बाद भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। और केरमादेक द्वीप समूह में 10 किलोमीटर की गहराई में भूकंप आया था और फिलहाल अब सुनामी का अलर्ट भूकंप के बाद जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपसे साझा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में जिस तरह से भूकंप आया, उसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। तो 7.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। और वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत में पेश होने में नाकाम रहे पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के ताजा प्रयास के तहत यहां जमान पार्क स्थित खान के आवास के बाहर पुलिसकर्मियों के साथ अब पंजाब रेंजर्स की टुकड़ी भी शामिल हो गई है। अपने नेता को गिरफ्तार करने से रोकने के दौरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई और झड़प के बाद लाहौर के जमान पार्क इलाके में किसी युद्ध के मैदान जैसा मंजर बन गया था, जहां सड़कों पर आंसू गैस के गोले, जले हुए टायर और वाहन का मलबा बिखरा पड़ा नजर आ रहा था। बता दें, इस झड़प में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस हाई प्रोफाइल इलाके में स्थित अपने आवास में बुधवार को खान नजरबंद रहे हैं। वहीं सरकार ने पुलिसकर्मियों की मदद के लिए रेंजर्स को भी भेजा है, क्योंकि खान को गिरफ्तार करने आई पुलिस की टीम पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद उन्हें पकड़ने के लिए मशक्कत करती दिखी है। पीटीआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच मंगलवार को लाहौर के जमान पार्क इलाके में झड़प हुई। तोशाखाना मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस बख्तरबंद वाहनों के साथ पीटीआई प्रमुख खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार करने पहुंची थी, और लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान की पुलिस इमरान खान को अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। वहीं लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को राहत देते हुए पुलिस की कार्रवाई पर अभी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सवाल यह कि जलता पाकिस्तान कब गिरफ्तार होंगे इमरान खान। तो क्यों होगी इमरान खान की गिरफ्तारी? तोशाखाना केस और जज को धमकाने का है मामला। तोशाखाना के तोहफों की खरीद बिक्री में धांधली का आरोप, फिर उन्हें लगभग 6 करोड़ की कीमत में बेचा। इमरान ने तोशाखाना से लगभग 2 करोड़ में गिफ्ट खरीदे। जज को धमकाने का भी लगा है इमरान पर आरोप। 20 अगस्त को F9 पार्क में एक रैली को किया था इमरान ने संबोधित। जिला अदालत की सेशन जज जेबा चौधरी को दी थी देख लेने की धमकी। वहीं संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष जेपीसी बनाने की मांग पर अड़ी है और अडानी मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मंगवाना चाहता है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की होती है। ऐसे में गतिरोध का जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं। संसद में गतिरोध लगातार बरकरार है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी जी। कैसे चलेगा संसद जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी संसद का सामना न करते हुए इस प्रकार इधर उधर घूम करके सरकार को बदनाम करना, देश को बदनाम करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का और हम सबका ये मांग है कि देश का अपमान, केवल मोदी जी का अपमान राहुल गांधी ने नहीं किया, देश का अपमान किया है। दूसरे देशों में जा कर के देश को गाली देना, देश की आलोचना करना, देश के लोकतंत्र को तानाशाही बताना,
इस प्रकार की प्रवृत्ति देश हित में नहीं है। इस नाते राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए और यह मांग हम लोगों की भी है। और कांग्रेस कहीं कहीं उसको लगता है कि इधर उधर से सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाए, और सरकार के ऊपर लगाया जाए आरोप यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देश को बदनाम किया जाए, ये मुझे लगता है देशवासी इसको माफ़ नहीं करेंगे। और कांग्रेस को आने वाले समय में इसका पता भी चलेगा, जब वो 43 सीट से घट करके शायद 2, 4, 5 सीटों पर आ जाए। हालांकि कांग्रेस की ये दलील है कि प्रधानमंत्री भी जब भी विदेशी धरती पर गए तो उन्होंने भी विपक्षी दलों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे में दो व्यक्तियों को लेकर अलग अलग पैमाना कैसे? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश गए हैं, कांग्रेस सरकार जब यहाँ रही या कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में गए होंगे या नेता के रूप में गए होंगे, तो अगर उन्होंने इस प्रकार की कोई बात किसी देश में की है तो उसको देश के सामने उनको रखना चाहिए। केवल कहने से काम चलेगा नहीं। इस समय इलेक्ट्रॉनिक युग है, इसमें कुछ भी कहीं पर कोई बोला होगा तो सबके रिकॉर्ड में होगा, वो सामने रखें। इसके अलावा देखा जाए तो अडानी जैसे मसले को लेकर जेपीसी जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, और साथ ही ये भी आरोप कि एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तो आप लोग भी एक तरफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, आप दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। संसद चलेगा कैसे, क्योंकि देखा जाए तो देश की जनता का पैसा खर्च हो रहा है रोज। नहीं, हम संसद को चला रहे हैं और संसद में हम उनसे भी कहते हैं भाई आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बहस कर लीजिए। बहस से भी वो भागते हैं, तो हम कहीं संसद में अवरोध नहीं खड़ा कर रहे हैं। संसद चलेगा तभी देश का काम होगा, तभी कानून पास होगा, तभी आम लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी। तो हम उसके पक्ष में, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल संसद में लोगों का, देश के लोगों का सामना नहीं करना चाहते हैं, संसद अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं। वो मीडिया के माध्यम से या दूसरे देशों के माध्यम से अपनी बात रख करके और इस देश को बदनाम कर रहे हैं। इस नाते इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर संसद नहीं चल रही है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं की है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आप सुन रहे थे हरीश द्विवेदी जी को, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से संसद में लगातार अवरोध बरकरार है, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और उनके साथ विपक्षी दल हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये आलम कब तक बरकरार रहता है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।